हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एम्प्राइट अवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ प्रॉमिसिंग पीसेस का 11th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वन कैसे शिशु को बता देता है जियांग और फैनिंग के बारे में, एंड शिशु तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो वैन को देखे जा रहा होता है, फिर एकदम से खड़ा होता है और तुरंत से ही वहाँ से चला जाता है। अभी वैन कैसिंग तो बहुत डर जाता है। वो वहाँ पर खड़ा होता है और अपने माथे पे अपना हाथ रखता है और कहता है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। पता नहीं राजकुमार अब क्या करेंगे। अभी वो उनके पीछे आता है और कहता है, राजकुमार मेरी बात सुनिए, राजकुमार। पर शिशु कुछ भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अभी शिशु तुरंत से ही फिर जियांग के रूम में आता है। जियांग अभी नहा कर आई थी, तो जस्ट तैयारी हो रही होती है, लाइक उसके बाल एक दासी बना रही होती है और रेडी वेडी वो हो गई थी। बस गहने वहने पहनना और बाल बनाना तो दासियाँ करती ही हैं ना, तो वैसे ही दासी उसके बाल बना रही थी। अभी शिशु तुरंत से ही वहाँ पे आ जाता है और उसके आने से जो दासी थी वो भी हरना चाहती है और जियांग भी। अभी जियांग जो ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी थी वो उठ के खड़ी हो जाती है और शिशु को देखती है। शिशु उस दासी की तरफ देखता है और कहता है, फैनिंग को बुलाओ अभी। अभी जो दासी होती है वो थोड़ी डर गई होती है शिशु के बिहेवियर से, लेकिन वो बिना कुछ बोले फोन करके वहाँ से जाने लगती है। और जैसे वो जा ही रही होती है तभी वैन कैसिंग वहाँ पर आ जाता है और उसे जाते हुए देखता है। अभी वो शिशु के पास आता है और कहता है, राजकुमार मेरी बात सुन लीजिए एक बार। अभी शिशु उसकी तरफ देखता भी नहीं है, वो जियांग के पास जाता है और जियांग फैन और शिशु के बीच की जो टेंशन थी उसे देख के समझ तो गई होती है कि कुछ बात हो गई है। वो अभी शिशु की तरफ देख रही होती है और शिशु उसके पास आता है एंड फिर वो उसके दोनों शोल्डर पे हाथ रखता है और जियांग उसके हाथों को अपने शोल्डर पे देख के तो उसे डर जाती है। कहती, क्या हुआ भैया, कुछ कुछ बात हो गई है। अभी जो अपना शिशु होता है वो कहता है, एक सवाल पूछूंगा बस तुमसे और उसका जवाब मैं चाहता हूँ तुम सच बोलो। अभी वो उसे देख रही होती है और फिर वो वैन की तरफ देखती है। अभी शिशु कहता है, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने भाई को देखो। अभी वैन कैसे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। वो मन में ही कहता है, सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है, सब मेरी वजह से होता है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं वैनिंग और जियांग को कुछ भी नहीं होने दे सकता, कुछ भी नहीं। अभी जो वैन होता है वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वैनिंग आ जाता है और वैन उसे देखने लग जाता है। अभी वैनिंग जो आता है तो शिशु भी उसकी तरफ पढ़ के देखता है। अभी वैनिंग उसे गिर करता है और फिर वैन को गिर करता है और कहता है, आपने बुलाया राजकुमार। अभी शिशु वैनिंग के पास आता है और एकदम पास आकर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, क्या तुम उसे आंख से प्रेम करते हो। अभी वैनिंग इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है और जियांग भी एकदम ही शॉक्ड हो जाती है और जो अपना वैन होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी जो वैनिंग होता है वो वैन की तरफ देखता है जो कि चुपचाप खड़ा होता है। अब वो फिर वापस से शिशु की तरफ देखता है। शिशु कहता है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम मेरी बहन से प्रेम करते हो या नहीं। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, हाँ या ना। यदि तुम ना करते हो तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, और यदि तुम हाँ करते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आकाश पाताल मुझे एक करना पड़े, किंतु मैं तुम्हारी और जियांग की कहानी को अधूरा नहीं रहने दूंगा। अभी जब ये बात जियांग, वैनिंग और वैन सुनते हैं, तीनों के दिमाग बिल्कुल ब्लूम हो जाते हैं। लाइक जियांग ने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिशु इतना कुछ सोचेगा उसके लिए। लाइक वो उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए वो अगर वैनिंग उसके लिए हाँ कर दे तो उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है। वैनिंग भी बहुत हैरान हो गया होता है क्योंकि उसने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग का ब्रदर राजकुमार साओ शिशु उससे ये बात कहेंगे। एंड सेम सिचुएशन अभी वैन कैसिंग की थी, वो भी बहुत हैरानी से शिशु को देखे जा रहा था क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो ये सोच रहा था ना कि वो थोड़ा नाटक तो करेगा, थोड़ा गुस्सा तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो बस सोच रहा था कि वो उसे कन्विंस कर लेगा। लेकिन अभी जैसे वो आया तो उसे थोड़ा डर तो लग रहा था कि पता नहीं क्या हो, लेकिन फिर भी उसने सोच तो रखा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जियांग और वैनिंग पे बात तो वो आने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन शिशु ने तो पूरा पासा ही पलट दिया था। वो भी बस हैरानी से उसे देखे जा रहा होता है। अभी शिशु कहता है, तुमने उत्तर नहीं दिया,
मेरी बहन से प्रेम करते हो या नहीं? देखो वैनिंग, अगर तुम डर कर अपनी भावना छुपा रहे हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। तुम अपने साथ भी गलत कर रहे हो और मेरी बहन के साथ भी। प्रेम तो ईश्वर का वो वरदान है जो भाग्य से मिलता है, और कभी कभी यदि वरदान मिल जाए और भाग्य से लड़ना भी पड़े तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, यदि तुम्हारी हाँ है तो भी बता दो, यदि तुम्हारी ना है तो भी बता दो। मुझ में संयम नहीं है, और यदि तुमने अभी मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दिया तो इसके पश्चात तुम मरते मर जाओगे। लेकिन मैं अपनी बहन के लिए तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा, और यदि मैंने तुम्हें नहीं स्वीकार किया है तो समझ संसार की कोई ताकत मेरी बहन को तुम्हारे भाग्य में नहीं लिख सकती। फिर वो बहन की तरफ देखता है और कहता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। अभी जान कहती है, भैया मैं वैनिंग से प्रेम करती हूँ, किंतु वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, तो इस बात को यहीं ख़त्म कर देना उचित रहेगा। अभी शिशु उसकी तरफ पलट के देखता है, उसके पास जाता है, जान के सर पे हाथ फेरता है और कहता है, ये तो तुम्हारा उत्तर है ना, मुझे वैनिंग का उत्तर भी तो चाहिए। अभी जान कहती है, उसने मुझसे स्वयं कहा है वो मुझसे प्रेम नहीं करता। अभी ये चीज़ सुनकर वैन केसिंग एकदम शॉक हो जाता है। वो वैनिंग की तरफ देखता है, वैनिंग मुझसे हल्का से झुका लेता है। अभी वैन फिर अपनी जान की तरफ देखता है। अभी शिशु उसे देख के स्माइल करता है, लाइक अपनी जान को, फिर कहता है, तो ये बात तो फिर मुझे वैनिंग के मुँह से ही सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम कुछ और कह रही हो और वैन कुछ और। अभी जान वैन की तरफ देखती है हैरान होकर, और वैन केसिंग बस उसे एक हेल्पलेसनेस वाला एक्सप्रेशन देता है। अभी जो वैन और जान होते हैं वो वैनिंग की तरफ देखते हैं, और जीशु भी स्माइल करके वैनिंग की तरफ देखता है अपनी आर्म्स फोल्ड करके। वो फिर कहता है, तो कहा वैनिंग जी, अब आप ही समस्या का समाधान कीजिए। आपके वैन केसिंग मुझसे कुछ और कह रहे हैं और मेरी बहन कुछ और, तो मुझे अब सत्य आपके मुख से सुनना है। अभी जो अपना वैनिंग होता है वो स्टिल बस शिशु को देखे जा रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है इसमें कि वो क्या करे क्या ना करे। अभी शिशु फिर कहता है, वैनिंग देखो, तुम्हारे एक हाँ एक ना से आज दो चीज़ें होंगी, या तो ये कहानी आज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, या फिर तुम्हारी और जान की कहानी यहाँ से शुरू होगी। और मैं वचन दे चुका हूँ तुम्हें, तुम्हारी प्रेम कहानी के बीच में किसी को आने नहीं दूँगा। मेरा विवाह चाहे जिस भी कारण से हुआ हो, मेरी बहन उसी से विवाह करेगी जिससे वो विवाह करना चाहती है। अभी वैन केसिंग ये सब सुन रहा होता है ना, उसे इतना अच्छा लग रहा होता है इसे सुन के। वो मन में ही कहता है, राजकुमार तो ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने उन्हें सोचा था। मेरी सारी धारणा, मेरी सारी सोच, सबको राजकुमार ने गलत साबित कर दिया। कदाचित मैं ही उन्हें समझ नहीं पाया। मीनवाइल अभी जो शिशु होता है वो ऑब्वियसली वैनिंग के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है, तो वैनिंग कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। अभी जांग भी वैनिंग की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसे भी कंफ्यूजन में डाल दिया था यहाँ पर वैन केसिंग ने। अभी शिशु कहता है, ठीक है, तो तुम्हारे इस खामोश को ही तुम्हारा उत्तर समझकर इसे ना का रूप देता हूँ मैं। फिर वो इतना ही बोलता है, तभी वैनिंग कहता है, राजकुमार नहीं, ये सत्य नहीं है। मैं जांग से प्रेम करता हूँ। अभी जांग तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और शिशु के फेस पे एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। वैन केसिंग भी बहुत खुश होता है। वो वैनिंग को बस देख रहा होता है कि फाइनली उसने ये बात कह ही दी। उसे वैनिंग के लिए बहुत चिंता होती थी, और शिशु की वजह से वैनिंग के अंदर जो प्यार छुपा था वो फाइनली बाहर आया था, वरना सिवाय वैन केसिंग की ये बात कोई जानता भी नहीं था। अभी जांग तो बहुत ज़्यादा हैरानी से वैनिंग को देखे जा रही थी, और वैनिंग तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था ना। अभी शिशु वैनिंग के पास आता है और उसके दोनों शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, बहुत अच्छा किया, वरना आज अगर तुम ना कहते तो जांग तो क्या, उसकी चुनरी भी तुम्हें नसीब नहीं होती। अभी जो वैनिंग होता है वो अपना सिर हल्के से नीचे करता है और शिशु से हक कर लेता है। अभी वैनिंग तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जांग तो बेचारी रोने की कगार पे आ गई होती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैनिंग कभी कहेगा, क्योंकि उसने तो मान लिया था
कि वही वैनिंग के पीछे पड़ी है, वो बस वैनिंग को परेशान कर रही है। उसके हृदय में कोई भी ऐसी भावना नहीं है जैसे जियांग के हृदय में है। और जो वैन होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अभी वैनिंग के लिए भी और जियांग के लिए भी। अभी जिससे फिर वैनिंग से अलग होता है और जियांग की तरफ देखता है, जो कि रोने वाली सिचुएशन में गई थी, वो रोने ही लग गई थी। अभी ऋषि उसे देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो? अभी वैनिंग भी फिर उसकी तरफ देखता है क्योंकि वो अभी तक जियांग की तरफ देख नहीं रहा था ना। अभी ऋषि फिर उसके पास आता है और उसके दोनों गालों को पकड़ता है और कहता है, पागली रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। अभी जियांग तो और भी सताने लग जाती है। अभी ऋषि फिर जियांग को हक करता है और कहता है, बेटा जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना, वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जो कि वो कर सकता है। और तुम चिंता मत करो, विवाह तो तुम्हारा वैनिंग के साथ ही होगा। अभी वो फिर जियांग से अलग होता है, उसके आंसू साफ करता है और कहता है, अब रोना बंद करो, अब तो रोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो तुम्हारे प्रेम ने खुद ही स्वीकार किया कि वो तुमसे प्रेम करता है, ये तो खुशी की बात है। अभी जियांग तो बस अपनी नज़र नीचे करके रखी हुई होती हैं कि ऑब्वियसली उसे ऑकवर्ड लग रहा होता है। अभी जो अपना ऋषि होता है फिर जियांग के फोरहेड पे किस करता है और फिर जो अपना वैनिंग था उसकी तरफ देखता है और फिर फाइनली वो वैन की तरफ देखता है, जो कि उसे देखकर स्माइल कर रहा था। एंड शीशु के लिए फर्स्ट टाइम था जब वैन किसी जेन्युइनली उसे देखकर स्माइल कर रहा था। अभी शीशु को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि वैन किसी उसे देख के स्माइल कर रहा है। अभी वो फिर धीरे धीरे चलते चलते अपने वैन के पास आता है और वो थोड़े ही दूर पे वैन के खड़ा था, बट स्टिल वो अपना फेस थोड़ा सा आगे करता है और वैन को देखते हुए कहता है, अब खुश? अभी वैन के चेहरे को अपने इतना पास पाकर और जैसे वो स्माइल करके उसे देख रहा था फॉन्डली, अपने वैन के तो जो ईयर्स थे वो और चिक्स पिंक होने लग गए थे। अभी वो फिर अपनी नजरें हटाता है और कहता है, धन्यवाद। अभी शिशु कहता है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, बात यहाँ पर मेरी बहन की हो रही है, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि वो खुश रहे। और धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए क्योंकि ना तो जियांग ने मुझे बताया ना वैनिंग ने, आपने मुझे बात बताई, तो उसके लिए धन्यवाद। देखिए यदि आप मुझे पहले बता देते तो ये समस्या बहुत पहले ही हल हो चुकी होती, पर खैर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, तो धन्यवाद वैन सिंह। अभी जो है ना तो वो उसकी तरफ ना देखते हुए ही कहता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी शिशु वैन को देखता रहता है कि वो उस साइड फेस करके बात कर रहा है, तो अपने फिंगर से जो अपना वैन था उसके एक गाल को टच करके उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, उधर क्या देख रहे हैं, इधर देख के बात कीजिए ना। अभी वैन कहता है, बातें तो बाद में होती रहेंगी, फिलहाल मुझे आपसे कुछ काम है। अभी शिशु कहता है, हाँ आपको मुझसे कुछ काम है, फिर तो बड़ा ज़रूरी काम होगा। अभी जो वैन होता है वो अपनी आई रोल करता है और जियांग और वैनिंग की तरफ इशारा कर रहा होता है, जिसके बेचारे अभी भी ऑकवर्ड सा फेस बनाकर ही नजर नीचे करके खड़े रहते हैं। अभी जो ऋषि होता है उसका दिमाग एकदम से ठनकता है, वो कहता है, ओ हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, हम चलते हैं। अभी वैन कहता है, धीमे से, देर है दुरुस्त है। अभी जो ऋषि होता है फिर कहता है, अच्छा मुझे और वैन को कुछ काम है, हम चलते हैं। और ये कहकर वो वैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी जियांग और वैनिंग तो वहीं पर ही खड़े रहते हैं। अभी जियांग वैनिंग की तरफ देखती है एंड फाइनली जो वैनिंग होता है वो भी जियांग की तरफ देखता है। एंड जियांग की आंखों में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे। अगर वो प्यार करता था तो उसने छुपाया क्यों? उसे हर्ट करने में मज़ा आता था क्या जियांग को? उसकी आंखों में ऐसे कई सारे सवाल थे। वैनिंग की आंखें बिल्कुल भर गई होती क्योंकि वो उन सवालों को समझ रहा था कि जियांग मुझसे क्या कहना चाह रही है, जो वो कह नहीं रही बस की आंखें कह रही हैं। अभी वैनिंग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और नीचे की तरफ ही देख रहा होता है। वो अभी खुद को जियांग को गुनहगार मान रहा था क्योंकि वो कुछ भी जो कर रहा था वो सही था, लेकिन उसकी वजह से जियांग बहुत हर्ट हो रही थी, वो ये भी जानता था। फिर जियांग वैनिंग को ऐसे देखती रहती है, फिर एकदम से उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है। अभी वैनिंग भी उसे तुरंत से हक कर लेता है और वो बहुत रोने लग जाता है
शांग भी रो रही होती है और वैनिंग भी रो रहा होता है। अभी वैनिंग रोते रोते ही कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए शांग, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सब नहीं चाहता था, आपको कष्ट हो ये तो मैं कभी चाह ही नहीं सकता, लेकिन मजबूर था। अभी शांग फिर उससे अलग होती है, उसके आंसू साफ करती है जबकि वो खुद भी रो रही थी, तो वैनिंग ही उसके आंसू साफ करता है। अभी शांग फिर जब उसके आंसू साफ कर देता है वैनिंग, तो उसके दोनों गालों पे अपने हाथ रखती है और कहती है, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे नाराज़ थी पर अब नहीं हूँ, और हमें पिछले जो भी कुछ हुआ उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने बीते हुए कल नहीं, हमारा जो आज है उसके बारे में और आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ ना? अभी वैनिंग हाँ में सर लाता है और इस बार वो उसे हक कर लेता है एंड शाम उसे बैक हक करती है। अभी यहाँ से हमारा से शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी मंत्री और किन वहसैन बैठक कर रहे होते हैं। अभी शिशु वहाँ पे आता है और वो फिर महाराज को और उन सभी लोगों को ग्रीट करता है। अभी वो कहता है, महाराज आपने बुलाया? अभी किन वहसैन उससे बैठने का इशारा करते हैं। अभी शिशु फिर वहाँ पे बैठ जाता है। अभी किन वहसैन कहते हैं, हमने तुम्हें यहाँ इतनी सुबह एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने के लिए बुलाया है। अभी शिशु कहता है, आप सब इतने चिंतित हैं, कोई समस्या है क्या? अभी किन वहसैन कहते हैं, हाँ। अभी शिशु उनको देखता है और कहता है, क्या महाराज? अभी किन वहसैन कहते हैं, हम लोगों ने तुमसे एक बात छुपाई है। अभी शिशु कहता है, कौन सी बात? अभी किन वहसैन कहते हैं, तुम्हें याद है जब तुम्हारा विवाह होने वाला था तो हमने एक सभा बुलाई थी सभी राजाओं को, मंत्रियों को ये सूचित करने के लिए कि तुम्हारा विवाह होने वाला है वेनकेसिंग सिंह से? अभी शिशु कहता है, जी। अभी वो कहते हैं, और वहाँ पर झगड़ा हो गया था तुम्हारा? अभी जो अपना शिशु होता है वो थोड़ा स्वर नीचे करता है अपना और कहता है, जी। अभी वो कहते हैं, उनमें से वो राजा जिनके साथ तुम्हारी झगड़ा हुआ था और वो राजा जो कि वन के बारे में गलत बातें कर रहा था, वो और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे और राजा हैं जो कि स्वर्ग की खिड़की के राजा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। अभी जो शिशु है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है, बगावत? अभी किन वहसैन कहते हैं, हाँ, और मैंने तुमसे बात छुपाई थी क्योंकि तुम अभी खुद ही इतने उलझे हुए हो, तुम्हारा निजी जीवन भी इस समय काफ़ी उथल पुथल है और तुम राज्य के कार्य भी बहुत ही ज़्यादा संभाल रहे हो और वेनकेसिंह को भी शिक्षित कर रहे हो युद्ध कला के लिए। तुम पर मैंने पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारी डाल रखी थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं खुद ही देख लूँ, लेकिन अब बात हद से ज़्यादा बढ़ रही है, उन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ठान बैठे हैं बगावत करने के लिए। हमारे मंत्रियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने, तो अब हमारे पास एक ही चारा है। अभी जो शिशु था वो कहता है, हमें जंग करनी होगी। अभी किन वहसैन कहते हैं, बिल्कुल सही, और तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 20 दिन है, तैयारियां करो, और बाकी सब तो तुम्हें महामंत्री समझा ही देंगे कि कैसे क्या करना है। रणनीति अच्छे से समझना, ये तुम्हारी पहली जंग है और इसे तुम्हें फतेह करना होगा, समझ रहे हो ना? अभी शिशु हल्की से स्माइल करता है और कहते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा पिताजी। अभी किन वहसैन कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अभी तुम जाओ। अभी शिशु फिर उठता है, उन्हें ग्रीट करता है और फिर बाकी जो मंत्री महामंत्री थे उन्हें ग्रीट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अभी हमें वेनकेसिंह को दिखाया जाता है जो कि युद्ध कला वाले क्षेत्र में युद्ध कला की प्रैक्टिस कर रहा था एंड ऑब्वियसली आज शिशु साथ में नहीं था क्योंकि शिशु को सुबह सुबह ही महाराज ने बुला लिया था मीटिंग के लिए और वो अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अब तक बहुत ही अच्छा हो गया होता है युद्ध कला वाली जो भी टेक्निक्स थी उनमें। वो अपनी तलवार से ही हवा में ही मतलब जो युद्ध कला थी वो करने की कोशिश कर रहा था और वो बहुत ही अच्छे से कर रहा था। अभी उसके साथ कोई और साथी नहीं था और जो शिशु था उसी ने कहा था कि वैन के साथ कोई और प्रैक्टिस ना करे जब तक वैन पूरी तरह से युद्ध कला नहीं सीख जाता, और उसके बाद वो कर सकता है किसी के साथ भी प्रैक्टिस, क्योंकि अभी शिशु बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था क्योंकि वेनकेसिंह अभी सीखा नहीं है। वो खुद को भी हर्ट कर सकता है, दूसरे को भी हर्ट कर सकता है तलवार चलाते समय और कोई भी टेक्निक करते समय, तो वो चाहता नहीं था ऐसा, तभी वो अकेले ही वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था।
अभी वहाँ पर शिशु आता है जो कि बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अब पहली बार उसकी जंग में जाना है। लाइक ये फर्स्ट टाइम है ना कि वो कोई जंग को अकेले डील कर रहा है, वरना उसे सीखा है लेकिन सिर्फ देखा है खुद से, मतलब परफॉर्म किया है वहाँ पर, लेकिन खुद कभी लीड नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था जब उसे खुद लीड करना है जंग को, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश था। अभी वो वहाँ पर आता है तो फैन को देखता है कि वो जैसे हवा में ही सारे जो तलवार थी उन्हें जला रहा था और बहुत ही अच्छे से वो सारे मूव्स अपने कर रहा था, और उसके बाल ना ऐसे ही हवा में उड़ रहे थे। वो क्योंकि एक जगह ठहर तो रहा नहीं था, इधर से उधर कर रहा था, और वैन केसिंग इस समय बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और सुंदर से ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें जिस तरह से सारे मूव के दौरान थी, एकदम ही इंटेंसिटी भरी हुई, पैशन भरी हुई। वो जिस तरह से मूव कर रहा था, इस तरह से उसकी बॉडी उस चीज़ की मूवमेंट पे मूव कर रही थी, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। शिशु तो बस अभी वैन को देखे ही जा रहा था, एंड सिर्फ वो अट्रैक्ट होकर उसे नहीं देख रहा था, वो एडमिरेशन में देख रहा था कि वैन केसिंग की जो ज़िद थी, जो लगन थी, उससे वो कितना बदल गया है। लाइक वैन केसिंग जो एकदम फ्रेजाइल था, वो आज कैसे सारे मूव्स कर रहा है अच्छे से। हालांकि वो परफेक्ट तो नहीं है, अभी उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई नहीं है, लेकिन स्टिल वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा हो गया है इसमें। तो उसे बहुत खुशी हो रही थी ये देखकर कि वैन केसिंग कितना बदल गया है, लेकिन अट्रैक्ट वो हो रहा था। अभी वो बस वैन केसिंग को देखे ही जा रहा था, और ऐसे करते करते वो वैन के करीब आ रहा था जहाँ पर वो अपनी युद्धकला की अभ्यास कर रहा था, वहाँ पे वो आया जा रहा था। वो सीढ़ियाँ भी देख कर नहीं चला था, वो उसे देखते हुए ही नीचे आ रहा था, एंड वैन केसिंग अपना युद्धकला कर रहा था। अभी वो फिर नीचे आ जाता है, और जो प्लेटफॉर्म था वो उसके पास आकर अपने वैन केसिंग को देख रहा होता है, एंड ऑब्वियसली वैन को पता था जीशू के बारे में कि वो यहीं पर है, और वो मतलब जल्दी मूव कर रहा था, लेकिन इतनी ग्लिम्स तो वैसे भी उसकी मिल रही थी जीशू की, तो उसने देखा भी था उसे वहाँ पे खड़े हुए जो कि उसे देख रहा है, पर वो अभी अपने काम पर ही ध्यान दे रहा था। लेकिन जब उसकी युद्धकला मतलब होने लगती है, मतलब आज का अभ्यास पूरा होने लग जाता है, तो वो जो तलवार थी ना, वो घुमा कर अपने जीशु के गर्दन पे आकर देता है, जैसे जीशु ने एक बार रखी थी उसकी गर्दन पे। अभी जैसे ही जो तलवार का ठंडा स्पर्श था उसकी गर्दन पे लगता है जीशु की, वो अपने सेंस में आ जाता है। वो अभी वैन की तरफ देखता है जो कि उसे एक आधा बारी स्माइल करते हुए देख रहा था। अभी जो शिशु था वो अपनी पलकें चिपकाता है क्योंकि हैरान तो हुआ था, उसे रियलाइज़ नहीं हुआ वो कब यहाँ पर आ गया। वो इधर उधर देखने लग जाता है फिर, और फिर वैन की तरफ देखता है। अभी जो वैन होता है वो कहता है, क्या हुआ योद्धा जी? उस दिन जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था तो आपने मुझे कहा कि योद्धा को तो सदैव चौकन्ना रहना चाहिए। पता नहीं, एक पल की चूक और खेल खत्म। और यहाँ आपको देखिए, मैंने आपके सामने ही आकर आपके गर्दन पे तलवार रख दी, आपको पता नहीं चला? ऐसा भी कहाँ ध्यान था आपका? अभी जो ऋषि होता है वो फिर अपना हेडशेक करता है, स्माइल करता है, और सर को हल्का सा नीचे करता है और कहता है कहीं नहीं। अभी शिशु के गर्दन से वह अपनी तलवार को वापस निकाल लेता है, लाइक ऑब्वियसली हटा लेता है, उसको म्यान में रखता है, और जो श्रग उसने साइड में उतारा था, लाइक वो लोग एक जामा पहनते हैं उसके ऊपर श्रग भी तो पहनते हैं ना, तो फिर श्रग वो उठाता है और उसे पहनते हुए कहता है, इस तरह मदमस्त हाथी की तरह अगर चलते रहेंगे ना बिना ये सोचे कि आसपास क्या चल रहा है, तो सच में किस दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं आप। अभी शिशु की तरफ देखते हुए कहता है, फंसने वाला नहीं हूँ, लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अभी मैंने उसकी तरफ पलटता है और कहता है, क्या? वो फिर शिशु के पास आता है और कहता है, मुसीबत? क्या हुआ, सब ठीक है ना? अभी शिशु उसके माथे पे अपनी उंगलियों से मारता है और कहता है, सब ठीक है, मैं बस एक बात बता रहा था। अभी वो कहता है, कौन सी बात, कौन सी मुसीबत? अभी शिशु कहता है, आप? अभी इवन कहता है, मैं? मेरी वजह से आप फंस चुके हैं? क्या हुआ, कुछ मसला हो गया क्या?
अभी शीशु कहता है अरे नहीं, कुछ मसला नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है कि आप जब अभी युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे बहुत अच्छे लग रहे थे। सच में युद्ध कला करते समय कोई इतना सुंदर लग सकता है, इतना आकर्षक लग सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी ना लगूँ इतना सुंदर। तो अभी फैनकेसिंग तो बहुत ब्लशारी होती है, पर वो अपने ब्लश को कंट्रोल करने के लिए वो हंसने लग जाता है और कहता है ये जो आप सम्मोहन भरी बातें मुझसे कह रहे हैं ना, ये आपको मुझसे नहीं उस लड़की से कहनी चाहिए जिससे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि मुझ पर तो ये सब व्यर्थ है। अभी ये कहकर पलटता है, तभी वह उसका हाथ पकड़ के इसे अपनी तरफ करता है और कहता है सच में। अभी शीशु कहता है हाँ, मुझ पर ये सब व्यर्थ है, तो आपको ये सब उससे कहना चाहिए जिससे आप प्रेम करते हैं और जैसे आप लुभाना चाहते हैं। अभी जो शीशु होता है वो हंसने लग जाता है। वन की बात सुनकर फैनकेसिंग तो बहुत कन्फ्यूज हो जाता है। वो कहता है क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? अभी शीशु कहता है ये सम्मोहन भरी बातें हैं, ये सोचकर मैंने आपको ये सब नहीं कहा था। आपको यहाँ पर युद्ध कला का अभ्यास करते हुए मैं सच में प्रभावित हो गया था देखकर, और ये सब मैंने जो कहा वो झूठ नहीं था और ना ही आपको लुभाने के लिए मैंने ये सब कहा था। किंतु 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 आपको यदि लगा कि ये बातें सम्मोहन भरी थी, मैं आपको सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका अर्थ तो एक ही है कि मेरी इन बातों का आप पर असर तो ज़रूर हुआ है, और यदि ऐसा है तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा, क्योंकि झूठ हो या सच आपके लिए लुभाना तो मुझे बस आपको ही है और किसी को नहीं। और ये बोलकर वो स्माइल करके वहाँ से चला आता है। एरविन केसिंग तो बिल्कुल हैरान ही हो जाता है। उसके ईयर्स, उसकी चीक्स एकदम ही गर्म हो गए होते हैं। अभी वो फिर धीमी आवाज़ में कहता है बेशर्म इंसान, लेकिन ये कहकर वो स्माइल करता है। फिर अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एरविन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कक्ष में खिड़की के सामने खड़ा होता है और वो बहुत ही गहरे चिंतन में होता है। अभी वैनी वहाँ पे आता है और वो वैन को आवाज़ लगाने वाला होता है, पर वो ध्यान से देखता है तो वैन किसी में एकदम ही खोया हुआ लगता है। तो वो कहता है राजकुमार। अभी वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ, तुम कब आए? अभी वैन कहता है बस अभी अभी। क्या हुआ, आप बड़े गहरे चिंतन में लग रहे हैं? अभी वैन कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी वैनी कहता है चलिए मुझे तो बता ही दीजिए क्या बात है। अभी वैनी कहता है वैनी, मुझे राजकुमार को माफ़ कर देना चाहिए ना, जो उन्होंने बचपन में किया उसके लिए। मुझे उनसे इतनी कठोरता नहीं करनी चाहिए, वो इसके योग्य नहीं है। तुमने देखा ना वो कितने अच्छे दिल के हैं। अभी जो वैनी होता है वो तो बहुत ही खुश रहता है। वो वैन के सामने आता है और कहता है बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए आपको। आपने देखा ना वो कितने नेक हैं, कितना सोचते हैं सबके बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, राज्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में कितना सोचते हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान है और आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जो भी हुआ वो बचपन में हुआ। फैन कहता है तुमने ठीक कहा फैनिंग, बचपन तो उस समय हम दोनों का था, पर फिलहाल बच्चों जैसी हरकतें तो मैं कर रहा हूँ। कहाँ बचपन की बात को लेकर बैठा हुआ हूँ, जबकि शीशु तो कितने अच्छे इंसान हैं, कितना सोचते हैं सबके लिए। अभी फैनिंग कहता है वो तो है, पता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि श्रेयांक जैसी लड़की मुझे मिलेगी, पर देखिए शीशु जी की वजह से आज ये भी संभव हो गया। फिर वो कुछ सोचता है और कहता है राजकुमार कितना अच्छा होता ना कि जैसे मेरे समय पर शीशु जी थे वैसे ही आपके समय पर कोई होता, तो आज रानी कहा कि शादी आपसे हो चुकी होती। अभी वो ये बोलता है और फैनकेसिंग जो वैनी तो उसे देखने लग जाता है रानी से, और वैनी को भी रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। वो फिर अपनी नज़र नीचे करता है और कहता है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी जो वैन होता है उसके पास आता है,
उसके शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर काया से मेरी शादी होनी होती तो हो गई होती। उसमें कोई अड़चन, कोई रुकावट, ये सब कोई कार्य कर ही नहीं पाती। लेकिन मेरा विवाह यीशु से लिखा था और उन्हीं से हो गया। आज मैं उनसे विवाहित हूँ और अपने पिता के वाक का बदला ले सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा विवाह काया से होता तो कदाचित मैं ये कर ही नहीं पाता, क्योंकि मैं फिर यीशु से विवाह क्यों ही करता। और एक और है जो नहीं हो पाता। अभी वैनिंग कहता है कौन सा घर है? अभी वैन कहता है तुम्हारा विवाह। और क्या, यदि मेरा विवाह काया से होता तो मैं यीशु के इतने निकट नहीं होता ना, और ना ही मैं उन्हें बता पाता कुछ भी, और ना ही आपकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती। तो जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और वैसे भी वो यान उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे पति हैं वो। भले ही मेरा और काया का विवाह नहीं हुआ, किंतु उसे पति तो बहुत अच्छा मिला है, मुझसे ज़्यादा अच्छा, मुझसे ज़्यादा योग्य। वो हर सूरत में मुझसे अच्छे हैं। अभी फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अभी वैनिंग कहता है जी क्या? अभी वो कहता है देखो वैनिंग, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अभी वैनिंग तो बहुत हैरान हो जाता है। वो अटकते हुए ही कहता है आज़ाद करना चाहते हैं मुझे आप? अभी वो कहता है हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा भी जीवन है, तुम्हें इसे अपने लिए जीना चाहिए। जितना तुम कर सकते थे मेरे लिए तुमने उससे अधिक ही किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने लिए जीवन जियो, अपने और श्याम के लिए। अभी वैनिंग तो बिल्कुल से रुआसा हो जाता है। वो कहता है ऐसा मत कहिए राजकुमार, बचपन से आपके साथ रहूं, ऐसा मत कहिए। अभी वैन कहता है मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा हूँ और ना कभी कर पाऊँगा, लेकिन अब तुम्हें अपने लिए जीना है, श्याम के लिए जीना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ की सेना में शामिल हो जाओ। तुमने एक बार कहा था ना मुझसे कि यदि तुम मेरे सेवक नहीं होते तो तुम सेना में होते, तो तुम्हारे पास अब मौका है, यहाँ की सेना में शामिल हो जाओ। इस सेना में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब सीखो। और वैसे भी युद्ध कला तो तुम बहुत अच्छे जानते हो, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु फिर भी यहाँ रहकर सीखो और ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाए। सब कहें कि वैन सिंह वैनिक को यहाँ लाए थे। अभी वैनिक को हक कर लेता है और बहुत रोने लग जाता है। वैन भी उसे प्यार करता है। वैनिक कहता है आप बहुत अच्छे हैं राजकुमार, बहुत अच्छे। कोई भी एक सेवक के लिए इतना नहीं सोचता जितना आप सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सब खुशी आपको मिले, जो चाहते हो आपको मिल जाए। अभी वैन कहता है फिलहाल तो मैं जो चाहता हूँ तुम्हें वो करना है मेरे लिए, समझ रहे हो ना? अभी वैनिक उससे अलग होता है और हामी से लाता है। अभी वैन कहता है अच्छा रोना मत करो, वरना तुम्हारी प्रेमिका यहाँ पे आ गई तो उसे लगेगा कि मैं तुम्हें रुला रहा हूँ, और ऐसा होता भी है। लाइक वहाँ पे ऋषि आ जाती है, वो वहाँ का सीन देखती है और दरवाजे पे खड़े होकर कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अभी वैनिंग और वैन उस तरफ देखते हैं। वैनिंग तुरंत से अपने हाथ साफ कर लेता है। अभी वैन कहता है जी राजकुमारी आइए। अभी वो वहाँ पे आती है, वैनिंग को देखती है और फिर वैन को फिर कहती है क्या हुआ यहाँ पे राजकुमार, ये रो क्यों रहा है? अभी जो वैन तब हंसने लग जाता है और कहता है देखा, कहा था ना मैंने। अभी वैनिंग कहता है अरे वो कुछ नहीं, वो तो बस राजकुमार और मैं कुछ बातें कर रहे थे। अभी शान कहती है कैसी बात है? अभी वैन
पेनी की तरफ देखता है, अपनी हैम्पर ऊपर करता है और कहता है, बताइए बताइए कैसी बातें करते हैं हम। अभी जो पेनी होता है वो एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। फिर जैंग को बताया था कि मतलब पेन चाहते हैं कि वो सेना ज्वाइन कर ले, और दरअसल ये पेन की इच्छा नहीं है, ये पेनी की ही इच्छा थी जो उसने एक बार पेन को बताई थी। अभी जब जैंग की बात सुनती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। वो पेन की तरफ देखती है और कहती है, धन्यवाद पेन, आप बहुत अच्छे हैं। अभी पेन कहता है, बस बस बहुत हो गया, तुम दोनों तो मुझे आसमान पे बैठा दोगे ऐसे तारीफ कर करके। अभी फिर जो जैंग होती है वो और पेनी हंसने लग जाते हैं। अभी पेन कहता है, वैसे जैंग आप यहाँ कैसे। अभी जैंग अपने सर पे मारती है और कहती है, अरे मैं तो बताने ही भूल गई, मैं तो पेनी को लेने आई थी। अभी पेनी कहता है, मुझे क्यों। अभी जैंग कहती है, मेले में चलने के लिए, आपको मेरे साथ मेले में चलना है। पेनी अभी पेन की तरफ देखता है। पेन कहता है, मुझे क्यों देख रहे हो, अब तुम मेरे दास नहीं हो, अपनी मर्जी के मालिक हो। अभी जैंग कहती है, फैनी अब तो वैन ने भी कह दिया है, अब तो चलिए। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, और फिर बस उन्हें स्माइल करते हुए देखता रहता है। अभी कहानी में कुछ दिनों का लेप आता है। इस बीच जो पेंसिशु था वो बहुत बिजी रहता था। लाइक वो पेन से इस सिचुएशन में ज़्यादा बात नहीं करता था, लाइक कर ही नहीं पाता था वो। तो सुबह उन दोनों की ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद शिशु जो राज के कार्य होते थे वो संभालता था, और जो उसे जंग में जाना था उसकी तैयारी करता था। मतलब वो बहुत बिजी रहता था और देर रात को फ्री होकर ही आता था, और फिर थोड़ी बहुत ही बात करके सो जाता था। तो जो अपना बहन था वो देख रहा था कि ऋषु कितना स्ट्रेस में है, और ऋषु ना बहुत ही ज़्यादा इसमें परेशान था क्योंकि वो कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता था। अभी इस बीच जो अपना मैनिंग था उसने भी अपनी भर्ती करवा ली थी सेना में, और वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, सब कुछ सीख रहा था एंड सब कुछ स्मूथली चल रहा था। वेन केसिंग अपनी ट्रेनिंग में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, वो और भी अच्छा हो रहा था धीरे धीरे करके। एंड अब हमें यहाँ से ताहो सेक का सीन दिखाया जाता है। हमें साओजिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कक्ष में होता है और वो पेंटिंग बना रहा होता है। उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी थी और जुनून था, एंड ऑब्वियसली वो पेन केसिंग की पेंटिंग बना रहा था। अभी मिर्च वहाँ पे आता है, वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है और अपने साजन को देखता है जो कि पेंटिंग बना रहा था। अभी उससे पता चलेगा तो ये पेंटिंग किसकी हो सकती है, लेकिन इंसान कैसी कर लेता है, लेकिन उसे पेंटिंग दिख नहीं रही थी क्योंकि पेंटिंग उसे साइड से दिख रही थी और साजिद उसे दिख रहा था। अभी वो कहता है, पिताजी के मैं अंदर आ सकता हूँ। अभी जो साजिद होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, आओ ना अंदर। अभी बिच्छू अंदर आता है। अभी साजिद उठता है और जो ब्रश था उसे नीचे रख देता है, फिर उसके पास आता है और कहता है, इतनी रात को यहाँ पे आए हो, सब ठीक है ना। अभी वो कहता है, जी पिताजी, बस नींद नहीं आ रही थी तो आपको परेशान करने चला आया। अभी जो साजिद होता है वो बिच्छू के फोरहेड पे मारता है स्लैप और कहता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, तुम लोगों ने कभी मुझे परेशान नहीं किया है। वो यार थोड़ा सताता ज़रूर है पर वो भी अच्छा है, उसकी वजह से मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई। तो अच्छा है वो तुम आ गए, अच्छा तुम आ ही गए हो तो ज़रा ये चित्र देखो, अच्छा तो बना है ना। अभी एक कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे चित्र के सामने ले आता है, और ऑब्वियसली वो पेन केसिंग का ही पेंटिंग थी। पेन केसिंग की वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी। सचिन ने सच में उसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया था। पेन सच में उस पेंटिंग में बहुत सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर कि लग रहा था पेंटिंग से बाहर ही आ जाएगा, बिल्कुल रियल लग रहा था वो। अभी बच्चे तो उस पेंटिंग को देखते ही रहता है। वो साजिद की तरफ देखता है फिर वो कहता है, बहुत सुंदर है पिताजी, सच में। अभी साजिद कहता है, धन्यवाद, तुम्हें क्या लगता है पेन को ये पसंद आएगी। अभी
बिच्छू उसे देखता है, फिर पेंटिंग को देखता है और कहता है निसंदेह पसंद आएगी। इतनी खूबसूरत पेंटिंग देखकर तो कोई भी मोहित हो जाएगा। अभी साउचिंग स्माइल करता है हल्की सी, फिर वो सीरियस हो जाता है और कहता है बिच्छू अब समय आ गया है। अभी बिच्छू उसे देखता है और कहता है किस बात का? अभी साउचिंग कहता है हमें वही करना है जो हमने भूत घाटी के लिए किया था। अभी जो बिच्छू होता है कहता है समझ गया पिताजी। अभी जो साउचिंग होता है वो बिच्छू को क्रॉस करते हुए उसके पीछे की साइड से निकलता है, लाइक जहाँ पे वो खड़ा है उसके सामने पहले वो खड़ा था ना, तो वो उसके साइड से निकलते हुए ही कहता है लाजिम सी बात है यदि किन्वैसन हमारी चुनौती को स्वीकार करेंगे तो उनका सब कुछ, उनका राजकाज, उनकी सारी संपत्ति, उनकी सारी रियासत, सब कुछ एक झटके में हमारे झोले में आ गिरेगा। और इन सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ जो उनके घर में फैन वो मुझे मिल जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते बिच्छू, मैं उसके लिए कितना बेकरार हूँ। उसकी एक झलक पाने के लिए अगर मुझे लाशों के अंबार से भी गुजरना पड़े तो मैं गुजर जाऊंगा। मैं वन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अभी बिच्छू ये सब सुन रहा होता है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। उसकी आंखें भर गई होती हैं। वो साउचिंग को बस देख रहा होता है कि साउचिंग अपने वन के लिए कितना पागल है। और ये वो है जिसकी फीलिंग्स को कभी साउचिंग समझ ही नहीं पाया। उसकी फीलिंग वो जानता ही नहीं, और अगर जान भी जाएगा तो एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा क्योंकि ये फॉरबिडन लव है। तो ये सब सोच रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। अभी वो फिर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उन्हें साफ करता है, फिर कहता है यदि पिताजी उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की तो? अभी साउचिंग पलटता है और कहता है कब तक नहीं करेंगे? आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, कितना ही नुकसान झेलेंगे वो लोग, अंततः उन्हें चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। बिच्छू जो भी कुछ होगा अब हमारे हित में ही होगा। फैन तो हमें मिलेगा ही, किंतु फैन के साथ साथ 4 मौसम जागीर की सारी रियासत, सारी संपत्ति भी हमें मिलेगी। अभी जो बिच्छू होता है वो साउचिंग की खुशी देखकर स्माइल करता है और कहता है ऐसे ही होगा पिताजी, ऐसे ही होगा। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांग और फैनी को दिखाया जाता है। जियांग जो कि महल की एक बड़ी सी बालकनी के पास खड़ी होती है और फैनी उसे ढूंढते ढूंढते ही आया होता है। अभी जो फैनी होता है वो जियांग को देखता है कि वो चुपचाप से खड़ी है, तो कहता है क्या सोच रही है? अभी जियांग फैनी की तरफ देखती है और कहती है कल भैया जंग पर जा रहे हैं। अभी जो फैनी होता है वो भी सीरियस रहता है और कहता है और आप इस बात को लेकर चिंतित हैं? अभी जियांग कहती है हाँ। अभी फैनी कहता है वो सही सलामत वापस आएंगे, क्या आपको आपके भाई की वीरता पे विश्वास नहीं है? अभी जियांग कहती है निसंदेह है, किंतु बात केवल इतनी नहीं है फैनी। अभी फैनी पे जियांग के हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है तो फिर और क्या बात है? अभी जियांग कहती है कल भैया जंग पर चले जाएंगे, हमारे कितने सारे सैनिक उनके साथ जाएंगे, वहाँ पता नहीं हमारे कितने सैनिक मारे जाए, पता नहीं उन लोगों के कितने सैनिक मारे जाए, जीत चाहे किसी की भी हो, किंतु रक्त तो बहुत बहेगा ना, कितने लोगों के प्राण जाएंगे, कितना रक्त बहेगा, कितनी माँ की गोद जुड़ेगी। ये सब काश कभी होता ही नहीं। अभी फैनी और जियांग जो कि अभी तक जो बालकनी का रेलिंग होता है उसके सामने की तरफ देख रहे थे और ऐसे बात कर रहे थे, अभी फैनी जियांग की तरफ पलट के देखता है और उसको भी अपनी तरफ ही कर लेता है। फिर कहता है
मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, किंतु आप जीवन की वास्तविकता से भाग नहीं सकती। सच्चाई यही है, हर कोई खून खराबा नहीं चाहता, लोगों की जान लेना नहीं चाहता। कुछ क्रूर राजा होते हैं साजिम की तरह, जो बिना वजह दूसरों की जान लेने में अपना संतोष ढूंढ लेते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। लेकिन हर राजा को ये कदम उठाना पड़ता है, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। फिर वो जियांग के गाल पे हाथ रखता है और कहता है, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी जियांग हाँ में सिर हिलाती है। अभी वैनिंग फिर उसके दोनों हाथों को होल्ड करता है, उसके गाल से हाथ उठाकर, और कहता है, आप चिंतित मत होइए, राजकुमारी विजय होकर ही लौटेंगे। अभी जियांग भी फिर उसके हाथ पे हल्का सा स्माइल करती है और नोट करती है। अभी हमें वेंकेसिंग को दिखाया जाता है, जो कि रूम था, वहाँ पर ही बेड पे बैठा हुआ होता है और वो गुस्से में बैठा हुआ होता है। अभी शिशु उसके सामने खड़ा था और कहता है, कब तक ऐसे मुंह बना के बैठे रहेंगे आप? अभी जो बहन होता है वो कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी एक बात मान सकते हैं आप? मैं कह रहा हूँ मुझे साथ चलने दीजिए, तो मना क्यों कर रहे हैं? अभी शिशु कहता है, क्योंकि आप अभी उस योग्य नहीं हैं कि आप युद्ध पे जा सके। अभी फैन कहता है, क्यों नहीं योग्य हूँ? मैं जानता हूँ कि मेरी युद्ध कला उतनी अच्छी नहीं है, किंतु मेरा वैदिक ज्ञान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं निपुण हूँ इसमें, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अभी शिशु कहता है, मुझे आपकी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ वैसे भी बहुत सारे वैद्य जा रहे हैं। अभी मैं कहता है, तो अगर मैं चला भी जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? अभी जो अपना शिशु होता है वो उसकी तरफ पीट कर ही जो उसका एक संदूक था उससे कुछ निकालते हुए कहता है, मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए, आप नहीं जा रहे हैं मेरे साथ। अभी बहन उसके सामने आता है और कहता है, क्यों नहीं चल सकता मैं आपके साथ? शिशु कहता है, अच्छी ज़बरदस्ती है, कल तक तो आपको मेरा चेहरा नहीं देखना था और अब जब मैं खुद मना कर रहा हूँ तो आपको मेरे साथ चलना है, क्या हो गया है? हाँ। अभी वन कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, और वैसे भी मैं आपको ये चेहरा देखना चाहूँ या ना चाहूँ ये हमारा निजी मामला है, और अभी बात कुछ और है। अभी शिशु अपने एक ऐब्रो पर करता है और वन की तरफ थोड़ा पास आता है और कहता है, हमारा निजी मामला है? हाँ। अभी वन कहता है, आप हर समय ये सब, मैं कुछ कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। तो अभी शिशु थोड़ा और पास आता है और कहता है, तो मैं भी तो बात ही कर रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या कहते हो हमारे निजी मामले के बारे में? अभी वन कहता है, आपसे तो बात करना बेकार है। अभी ये कहकर वो बेड पे आके बैठ जाता है। अभी उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जीजू वहाँ पर अकेले जा रहे हैं, लाइक ऑब्वियसली उसके साथ सेना थी इतनी सारी, लेकिन उसे यहाँ अकेले रहना वो भी ठीक नहीं लग रहा था और उसे चिंता भी हो रही थी जीजू की। ऐसा नहीं कि उसके कौशल पे उसे कोई संदेह था, पर उसका मन नहीं मान रहा था। पर जीजू का भी सही था कि वो क्यों वैन को लेकर नहीं जाना चाहता था। वो वैन को अभी किसी ट्रबल में नहीं डालना चाहता था, जबकि उसकी दुकान भी पूरी नहीं हुई है। अभी दोनों अपनी जगह सही थे, पर स्टिल सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अभी शिशु देखता है कि वन किसी गुस्से में बैठा हुआ है, तो वो उसके पास आता है और कहता है, मेरी तरफ देखिए वैन। अभी वैन देखता ही नहीं उसकी तरफ। अभी शिशु कहता है, वैन मेरी तरफ देखिए। अभी वैन स्टिल नहीं देखता है। अभी शिशु वैन किसिंग की जो जिद थी उसको फॉर्मली पकड़ के उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, देखिए मेरी तरफ। अभी वैन कहता है, क्यों देखो, आपका चेहरा संगे मनोहर से बना है। अभी जब फ्रांसिस हल्के से हंसता है और कहता है, पागल, मैंने आपकी कोई बात टाली है? वैन कहता है, तो ये बात क्यों नहीं मान रहे मेरी? अभी शिशु कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं आऊँ तब तक आप अपनी युद्ध कला को पूर्णतः सीख लें। मैंने आपके लिए एक नए गुरु को नियुक्त कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ चलें, वहाँ चलेंगे तो आपकी युद्ध कला में खलम पड़ जाएगा। मेरा मतलब आप वहाँ पे अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अच्छा होगा आप यहाँ रहें और मेरी चिंता मत कीजिएगा। मैं वहाँ पे सुरक्षित रहूँगा और सकुशल वापस भी आऊँगा, वो भी जीत के साथ। अभी वन कहता है, मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है। अभी शिशु उसकी बात पे स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मेरी चिंता नहीं है, किंतु फिर भी अब अच्छे से यहाँ पे अभ्यास करिएगा। अभी वन वापस से सामने की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन अभी वो गुस्सा नहीं होता है, अभी वो बस दुखी होता है। अभी शिशु उसकी तरफ देखता है स्माइल करके,
फिर सॉफ्टली इस बार उसके चिन को पकड़ता है, उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं आप? अभी वैन कहता है, तो क्या करूं, नाचूं? अभी जीशु कहता है, अगर आपकी इच्छा करे तो, वैसे भी मैंने आपका नृत्य कभी नहीं देखा। अभी वैन केसिंग और जीशु दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अभी जीशु कहता है, ऐसे हंसते रहा कीजिए, और वैसे भी उदास रहकर क्यों मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है यहाँ पे, मुझे कल निकलना है। तो आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा ये कि हम दोनों कुछ बातें ही कर लें? वरना सोच लीजिए, कुछ महीने तक ना तो मेरी शक्ल दिखेगी और ना ही मैं यहाँ पे दिखूँगा, तरस जाएंगे मेरे लिए। अभी जीशु हंसता रहता है और कहता है, खुद से ही कितना प्रेम करते हैं ना आप? अभी जीशु कहता है, प्रेम तो मैं दूसरों से भी करता हूँ, पर दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। अभी वैन केसिंग उसे देखता है, फिर कहता है, ये दूसरे लोग कौन है? अभी जीशु कहता है, आपको क्यों बताऊँ कौन है? खैर, वो सब छोड़िए, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। अभी वैन कहता है, पूछिए, मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिया नहीं आपने ही पूछ लीजिए। अभी जीशु कहता है, आप भी मुझसे नाराज़ है ना? वैन केसिंग उसे देखने लग जाता है, फिर कहता है, किस बारे में? अभी जीशु कहता है, अनजान मत बनिए, बचपन में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर पूछ रहा हूँ, आप अभी मुझसे नाराज़ है ना? अभी वैन केसिंग उसे देखता है और फिर उसे देखते देखते ही वो नाम में सिर लाता है। अभी जीशु तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, सच में आप मुझसे नाराज़ नहीं है? आप सच कह रहे हैं ना? अभी वैन केसिंग कहता है, हाँ, जो भी कुछ हुआ उस समय आप भी बच्चे थे और मैं भी। उन सब बातों को सोचना ये एक मूर्खता थी मेरी, जिसे मैं दिल से लगा के बैठा था। तो माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मुझे अपनी इस अजीब सी छोटी हरकत के लिए क्षमा कर दीजिए। अभी जीशु उसे देखता रहता है और कहता है, बहन, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, कितना अधिक खुश हूँ ये जानकर कि अब मुझसे रुष्ट नहीं है। सच में अब तो मैं खुश खुश जा सकता हूँ जिन पे। अभी वैन बस जीशु को देख के स्माइल करता है। अभी जीशु फिर कहता है, मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अभी वैन अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप? मैंने अभी आपसे स्वयं क्षमा मांगी और मैं आपसे रुष्ट रहूँगा? ना ही मैं आपसे रुष्ट हूँ, ना ही मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष, किसी प्रकार की रंजिश कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ, समझे आप? अभी जीशु उसकी बात पे बस स्माइल करता है और नोट करता है। अभी वैन कहता है, वैसे आप किन दूसरे लोगों की बात कर रहे थे? अभी जो अपना जीशु था कहता है, आपको क्या करना है? और यदि फिर भी आप इतने उत्सुक हो ही रहे हैं तो कल तो मैं चला ही जाऊँगा। तो मेरे जाने के बाद आराम से सोचिएगा कि ऐसा कौन है मेरे जीवन में जिससे मैं प्रेम तो बहुत करता हूँ, किंतु उसे ये दिखाई नहीं देता, वो कभी समझता ही नहीं या समझना ही नहीं चाहता। कौन हो सकता है ऐसे मेरे जीवन में? अच्छा ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी जाना है, तो शुभ रात्रि। और ये कहकर बेड पे आके लेट जाता है। फिर जो अपना बहन होता है वो तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। खैर फिर वो भी ज़्यादा सोचता नहीं और आकर बेड पे लेट जाता है और फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जो अपना शिशु होता है वो अपनी सेना के साथ जो जंग थी वहाँ के लिए निकल जाता है, सबकी ब्लेसिंग्स लेकर। अभी शिशु के जाने के बाद जो अपना वैन केसिंग था, जो शिशु उनके लिए नए गुरु को नियुक्त करके गया था ना, वो उनसे ही युद्ध कला सीखता था एंड वो बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर भी रहा होता है। वैन्यू भी यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीख रहा होता है। वो दोनों ही जिस फील्ड में अपने लिए शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे वो बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। और वैनिंग को तो वैसे भी युद्ध कला आती थी तो उसे उतनी दिक्कत नहीं हो रही होती है एंड अब तो वैन को भी उतनी दिक्कत नहीं हो रही होती है। अभी ना जो अपना शिशु होता है वो भी वहाँ पर जंग पर गया होता है और वो भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे से लड़ रहा होता है लोगों के साथ
एंड यहाँ पे दिक्कत ये हो रही होती है ना कि वो लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन स्टिल ये लोग उनसे अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे राजाओं ने मिलकर जो गठबंधन किया था उससे जंग हुई थी, तो उनके पास तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही सेना होगी। और यहाँ पर उतनी सेना नहीं थी, हालांकि अच्छी खासी थी, बट स्टिल उनकी सेना ज़्यादा थी, पर ये लोग मैनेज कर लेते हैं अच्छे से फ़िलहाल तो। अभी जो अपना शिशु था वो तो यहाँ पे था नहीं, तो फिर शाओजिंग जो होता है वो वही जो ट्रिक थी जो बुध घाटी में इस्तेमाल की थी उसने, वही ट्रिक यहाँ पे आजमाने का सोचता है और आजमाता भी है। एक रात चार मौसम जागीर में कुछ लोगों ने जो किसान के खेत थे उन्हें आग लगा दी थी और कुछ गरीब लोगों के घर भी उन्होंने जला दिए थे। और वो चार मौसम जागीर के ही लोग थे, पर वो पैसे के लिए काम कर रहे थे फ़िलहाल, क्योंकि हर राज्य में हर कोई तो अच्छा नहीं होता ना, तो वो लोग बुरे थे और उन्होंने ऐसा किया होता है और पूरा खेत जो होता है ना वो जलने लग जाता है। वो लोग भी बेचारे बहुत घबरा जाते हैं एंड तुरंत ही खबर जो थी वो राजमहल पहुंचती है और आओ वेनिंग, फैन केसिंग और वहाँ जितने भी सेना थे सब वहाँ पे जाते हैं और वेनिंग और फैन केसिंग उन लोगों को पकड़ भी लेते हैं। लाइक ऑब्वियसली आग जलाते हुए उन्हें वहाँ पे किसी ने देख लिया था, पर जब तक वो कुछ करता, वो आदमी जिसने उसका चेहरा देखा था उसे मार के भाग गया था, लाइक ऑब्वियसली हैंड पे, तो चेहरा तो उसने देख ही लिया था। तो पहले तो वहाँ पर खेतों में जो आग लगी थी उन्हें जान करवाई गई थी और फिर उन लोगों को सेफली फ़िलहाल राजमहल लाया गया था जिनके घर जले थे। एंड विवेन केसिंग और काओ फैनिंग उन लोगों को पकड़ भी लेते हैं, लाइक उस आदमी को और उसके एक साथीदार को पकड़ भी लेते हैं जिन्होंने ये कार्य किया था। एंड फिर जब उन्हें वापस से कार्यक्रम में लाया जाता है तो वो उन्हें पत्र देते हैं। ऑब्वियसली ये पत्र शाओजिंग का ही था जिसे वह नहीं पढ़ता है। अभी उसमें लिखा होता है कि प्रणाम महाराज, मुझे पता है कि आपको मेरी भेंट बहुत ही अच्छी लगी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं क्या चाह रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा, तो बेहतर होगा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ये सब तो होता ही रहेगा और आप इसके लिए तैयार हो जाइए। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय मेरे साथ युद्ध करने के। और आप तो जानते हैं मैं बड़ा ही अहिंसावादी हूँ, तो स्वयं से कुछ भी नहीं करता, तो इस युद्ध की यलगार तो आप ही करेंगे, बाकी जैसी ईश्वर की मर्जी। अभी जो वैन होता है उस पत्र को अपने हाथों में फोल्ड करके ही वहीं पे फेंक देता है। अभी जो वैनिंग होता है वो उसको उठाता है और वो भी उसे पढ़ लेता है। अभी जो वो मुजरिम थे उन्हें सज़ा दे दी जाती है और वैनिंग और वैन केसिंग जो महाराज थे उन्हें सब बता देते हैं। अभी महाराज कहते हैं हमें क्या करना चाहिए मंत्री साहब। अभी मंत्री कहते हैं महाराज इस समय उचित नहीं है किसी भी जंग के लिए, क्योंकि राजकुमार अभी स्वयं ही एक जंग पर गए हैं और उनके साथ बहुत सारी सेना गई है। यहाँ पर उतनी सेना नहीं है जो शाओजिंग की सेना से भी मुकाबला कर सके। उसके पास अपनी सेना है जो उसने रियासत से जीती है, उनकी सेना है। बहुत घाटी की इतनी बड़ी सेना है, हम उनसे अभी नहीं जीत सकते। अभी किरवा सिंह कहते हैं आपने ठीक कहा मंत्री साहब। अभी वो कुछ लोगों को बुलाते हैं जो कि ऑब्वियसली उनके यहाँ काम करते थे और राज्य में सब सुरक्षित रहे वो उनके नियंत्रण में आता था। अभी महाराज कहते हैं राज्य की सुरक्षा को और कड़ा कर दीजिए। हम अभी युद्ध के सज्ज नहीं हैं, किंतु अपनी सुरक्षा को बढ़ा तो सकते ही हैं और सुरक्षा के इंतजाम में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए और किसानों को उनका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और जिन लोगों का घर जला है उसका भी इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए एक नए घर का इंतज़ाम किया जाए और तब तक उन लोगों के जिनके घर गए हैं उनके यहाँ पे महल में रहने का इंतज़ाम किया जाए। अभी जो वो सर्वेंट्स थे वो सिर झुकाकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो अपना फैनिंग होता है वो वैन से कहता है ये शाओजिंग अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। अभी जो अपना फैन होता है वो कहता है कुत्ता कभी भौंकना छोड़ सकता है क्या। अभी फैनिंग कहता है कुत्ता मत कहिए उससे, कुत्ते वफादार होते हैं। वैनिंग कहता है
भेड़िया है वो, भीड़ की खाल में। बहुत बड़ी गलती हो गई उससे पहचानने में मुझसे। अभी जो अपने किन्वा सिंह होते हैं ना, वो अपने दूध से ताऊ साउजिन को पत्र लिखवाते हैं, जिसमें वो साफ मना कर देते हैं कि वो तो अपनी तरफ से जंग नहीं लड़ेंगे, अभी उसे जो करना है वो कर ले। अभी साउजिन उस पत्र को पढ़ता है और वहाँ पर आग चल रही होती है, वो जो फायर बॉर्न नहीं होती है, वो वहाँ पर उसे डाल देता है। अभी पिच्चू कहता है, ये क्या किया आपने पिताजी? अभी साउजिन कहता है, कुछ नहीं, बस अब और मज़ा आने वाला है इस खेल में। अभी यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि रूम में बैठा हुआ होता है और अभी 2-3 दिन बीत चुके होते हैं। अभी वैन केसिंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है जो इस समय चल रहा था उसे लेकर। एक तो देशो भी यहाँ नहीं था, जो चीज़ें वो हैंडल कर सकता था वो ऑब्वियसली अभी रियासत में जो लोग थे, मतलब जो अपने किन्वा सिंह के जो नौकर थे, मतलब जो उनके सर्वेंट्स थे, वो हैंडल कर रहे थे। लेकिन जो मॉरल सपोर्ट जिशू देता था ना, वो भी नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करता था और एटलीस्ट वैन को तो हैंडल कर लेता था जब वो परेशान होता था। लेकिन अभी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, वैन केसिंग बहुत परेशान था और कहीं ना कहीं वो इन सब का ज़िम्मेदार वो खुद को ही मान रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे है इसलिए साउजिन ये सब कर रहा है, जो कि सही भी था। साउजिन को इतनी भूख नहीं थी कि वो तुरंत से ही बहुत घाटी जीतने के बाद जो अपना चार मुसाफिर गिरे उस पर ही टूट मरे। वो इसे इसलिए कर रहा है क्योंकि वैन केसिंग यहाँ पे है, तो वैसे सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अभी सब सोच ही रहा होता है, तभी जो ड्रेसिंग टेबल पे एक चीज़ रखी होती है, एक कॉस्मेटिक का सामान, वो गिर जाता है। अभी वैन केसिंग उसकी तरफ देखता है और उसके पास आता है और उसे उठा के ऊपर रख देता है। अभी वो उसे उठाता है, तभी ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रॉर होता है ना बड़ा वाला, वो खुला ही हुआ था, तो उसके अंदर उसे एक पीछे के साइड पे एक ब्लू बॉक्स दिखता है, डार्क ब्लू बॉक्स, जो कि ज्वेलरी बॉक्स लग रहा था, जिस पर कभी इवेंट का ध्यान नहीं गया था क्योंकि उसको तो ऊपर से काम रहता था, तो वो नीचे ज़्यादा देखता नहीं था। अभी वो वहाँ पर देखता है, मम्मी कहता है, ये क्या है? फिर वो कहता है, मुझे क्या करना, होगा कुछ सामान, और ये कहकर वो उस सामान को वहाँ पे रख देता है और जाने लगता है। लेकिन वो बॉक्स बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो कि उनको आकर्षित करता है। अभी वैन वापस पलट के देखता है, फिर कहता है, एक बार देखता हूँ क्या है इसके अंदर। अभी अगर वो उस बॉक्स को उठाता है और उसे जैसे ही खोलता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उस बॉक्स के अंदर कोई ज्वेलरी, कोई गहना नहीं था, उसके अंदर वैन केसिंग की ड्रेस का वो कपड़ा था जो कि जिशू ने फाड़ कर अपने चोट पे लगाया था जब वो वैन से पहली बार जंगल में मिला था, लाइक बड़े होने के बाद। उस कपड़े को जिशू ने संभाल के इस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रखा हुआ था, इतना सहेज के। अभी वैन केसिंग उस कपड़े को देखे ही जा रहा होता है, लेकिन उसने अभी उठाया नहीं था, वो बस जो बॉक्स था उसके अंदर से ही देख रहा होता है। अभी तभी रैम वहाँ पे आती है और वो इनको उस बॉक्स को ले देखती है, तो वो कहती है, अरे आपने देखा इसके अंदर क्या है? अभी जो पेन होता है वो तुरंत से उस बॉक्स को बंद कर देता है और उसे टेबल पर रख देता है। अभी रैम उसके पास आती है और कहती है, पता नहीं भैया ने इसके अंदर क्या छुपा के रखा हुआ है। 1-2 बार मैंने उनसे पूछा भी, पर उन्होंने कभी बताया नहीं। एक बार मैं इसे लेकर भाग गई थी ताकि देख सकूं कि कौन सा राज है इसके अंदर, तो भैया मेरे पीछे पीछे घूमते रहे, जब तक ले नहीं लिया तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ा। लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या है, आपने देखा क्या है इसके अंदर? कोई खजाना है क्या, या खजाने की चाबी? अभी जो जिशू था वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी रैम कहती है, आपको क्या हुआ, ये गाल और कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? अभी चुप रहा फिर होता कहते, नहीं कुछ नहीं। अभी रैम सीरियस हो जाती है और कहती है, आपकी तबीयत ठीक है ना वैन? अभी वैन कहता है, हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस हल्का सा बुखार है और कुछ नहीं।
अभी शांग तो बहुत बड़ा हो जाती होगी थी। रुकिए, मैं बात को बुलाती हूँ। अभी जो है ना था उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, शांग इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस हल्का सा ही तो बुखार है, और वैसे भी मैं खुद का इलाज खुद कर सकता हूँ जब तक मेरे हाथ पाँव सलामत है। अभी शांग उसके सर पे मारती है, फिर उस बॉक्स को देखती है और कहती है, अच्छा आपने देख लिया ना, अब ज़रा मैं भी तो देखूँ कौन सा कोहिनूर छुपा है इसके अंदर। अभी उसके पास आती है, तभी वैन कैसे उस बॉक्स को ले लेता है। अभी शांग कहती है, अरे आपको क्या हुआ, आप भी मुझे नहीं दिखाएंगे क्या इसमें क्या है। अभी वैन कहता है, नहीं वो ये शिशु का है ना, तो मैं मैं आपको इसे देखने नहीं दे सकता। अभी शांग अपनी आँख फुल करती है और कहती है, बड़े ज़ालिम इंसान हैं आप, ये अभी आप खुद देख रहे थे और अब मुझे बता रहे हैं। अभी जो है ना तो कहता है, ठीक है आपको देखना ही है तो देखिए। अभी जब अपनी शाह होती है उस बॉक्स को खोलती है, ऊपर से खून वाला कपड़ा देती कहती है, "ई! ये क्या है। अभी बन उससे उस बॉक्स को लेता है, बंद करता है और कहता है, ये तो आपके भाई ये बताएंगे जब आएंगे। अभी शाम कहती है, अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे आपको कुछ पूछना है। अभी वो कहता है, क्या हुआ। अभी जो अपने शाम होती है वो कहती है, बहनी को कहीं देखा है आपने। अभी जो अपना बहन होता है अपनी आँख फड़ करता है और कहता है, कमाल है, अब तो तुम सीधा यही पूछने आते हो मेरे पास कि फैनिंग कहाँ है, फैनिंग कहाँ है। अभी जो अपने शाम होती है वो कहती है, बताइए ना। अभी बहन कहता है, फैनिंग कुछ सैनिकों के साथ राज्य में छानबीन करने गया है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अभी जो शाम होती है स्माइल करती है और कहती है, जी शुक्रिया, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अभी उसके जाने के बाद जो अपना बहन होता है वो वापस से उस बॉक्स को देखता है, फिर स्माइल करता है और कहता है, पागल, ये सब भी कोई रखता है क्या। और ये कहकर वो वापस से स्माइल करता है। उसने कहा भले था, पर शीशो का गेस्चर जो था ये वैन को अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगा था। लाइक कौन ऐसे करता है कि किसी के खून से सने कपड़े को आप इतना सहेज कर रखो। तो ये जो उसने किया था ये वैन को छुआ तो बहुत था, उसके दिल में बिल्कुल टच कर गया था। अभी हमें शीशो को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से जंग लड़ रहा होता है। ऑब्वियसली जंग एक दिन की तो होती नहीं है, कई दिन की होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। जैसे अपने वैन केसिंग के फादर जब लड़ने गए थे तो एक दिन में ही हो गया था, क्योंकि जो उनके राजा थे वो मर गए थे, तो उन सब का मोरल डाउन हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो अपना शिशु था वो और उसके सैनिक बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे। लेकिन अब ऐसा था ना कि उनके सैनिक कम पड़ रहे थे, क्योंकि उनके सैनिक तो ज़्यादा थे, उनके मरेंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो मर रहे थे तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। ज़ख्मी भी थे कुछ और कुछ मर भी गए थे, तो नुकसान हो रहा था। अभी आज की जंग का जो टास्क था वो तो किस तरह पूरा हो जाता है, लाइक ना तो आज कोई जीता ना तो आज कोई हारा, ऐसा मिड सिचुएशन थी। लेकिन अब उन्हें सैनिक की ज़रूरत थी, लाइक शिशु की टीम को। अभी वो लोग जो उनके टेंट वाले घर नहीं होते हैं, खेमे में होते हैं, अभी वो भी इंजर्ड था, तो एक वैद्य उसे ट्रीट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उनके मंत्री आते हैं और कहते हैं, अंदर आ सकता हूँ राजकुमार। अभी जो अपना शिशु था उन्हें देखता है और कहता है, जी अंदर आइए। अभी वो आता है और कहता है, आपसे कुछ बात करनी है राजकुमार। अभी जो अपना शिशु था वो कहता है, जी कहिए। अभी वो कहते हैं, आप तो परिस्थिति को जानते ही हैं, हमें और सैनिक की आवश्यकता है और वैद्यों की आवश्यकता है, क्योंकि वैद्य पहले ही हम लोग पर्याप्त लाए हैं, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि इतने वैद्य भी जो हमारे घायल सिपाही हैं उनको सही समय पर उपचार नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा पीड़ा में रहते हैं और इसी कारणवश जंग में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदि और वैद्य रहेंगे और सैनिक रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। अभी शिशु कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे इसी विषय में चर्चा करने वाला था। आप एक काम कीजिए, आप पिताजी को खत लिखिए और इस समस्या का वर्णन कीजिए वहाँ पे। अभी जो अपने मंत्री जी होते हैं कहते हैं, जी मैं चलता हूँ। अभी जो ऋषि होता है वो नोट करता है और फिर मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो अपना मंत्री जी होते हैं वो फिर पत्र वहाँ से दूत को भेज देते हैं उस पत्र के साथ, और वो
चारों सब जगह में अपने महाराज को दे भी देता है वो भद्र। एंड इस बीच में जो साउजिन था उसने कोई हमला ऐसे करवाया भी नहीं था। तो फिलहाल तो सब कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई थी, कंट्रोल में ही थी। अभी किम संग ये पत्र पढ़ते हैं तो उन्हें जो उनके सैनिक मरे थे, जो गए थे, उनके लिए बहुत बुरा लगता है। अभी वो जो उनके सैनिक थे, लाइक उनके पास कम सैनिक नहीं थे, बस अभी फिलहाल साउजिन की सेना से कम थे। तो उनके कुछ सैनिक थे, तो उनकी टुकड़ियों को वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं जहाँ पर अभी शिशु है जंग में है। और वो कुछ वैद्य को भी कहते हैं, लाइक 4 वैद्य अलग से जाने वाले थे। और फिर वो अपने बहन को देखते हैं तो उसे बचाने के लिए कह देते हैं। अभी बहन तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं काकाश्री आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ? अभी कहते हैं हाँ, तुम्हें वैदिक जानकारी बहुत अच्छी है ना, तो तुम वहाँ रहोगे तो वहाँ पर सबकी सहायता कर पाओगे। अभी बहन कहते हैं जैसे आपके आगे काकाश्री। अभी फिर नेक्स्ट डे जो अपना वैन होता है वो वहाँ पर कुछ सैनिकों के साथ जहाँ पर शिशु था वहाँ के लिए निकल जाता है, उन सभी से मिलकर और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर। अभी जब वो सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस दिन कोई जंग नहीं होनी थी। जंग का भी अपने अपने टाइम होते हैं ना, अपने अपने दिन होते हैं। आखिर सभी लोगों को प्रॉपर रेस्ट की आवश्यकता रहती है ना, तो इसीलिए अभी कोई जंग नहीं थी। अभी वो सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो जो अपना फिर होता है वो उस समय जो सैनिक थे उनसे डिस्कस ही कर रहा था युद्ध के बारे में। तभी वहाँ पे वो सब लोग आ जाते हैं। अभी जो अपना शिशु था वो उन सभी लोगों को वहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वैन पे जाती है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर उसमें वो कुछ बोलता नहीं है। शिशु को वैन देखकर बस स्माइल करता है। अभी जब उन लोगों की सब सेटिंग वेटिंग हो जाती है वहाँ पे, जो अपने सैनिक थे जो आए थे वहाँ से, वो रेस्ट कर लेते हैं। तो रात का टाइम का सीन होता है। एंड अभी ना जो अपना शिशु है उसे घर से निकले बहुत महीने हो गए हैं। लाइक जंग में तो वैसे भी बहुत टाइम लगता है ना, तो उसे 5-6 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, मतलब घर से निकले। तो अभी जो अपना शिशु था वैन केसिंग के खेमे में आता है और वो नॉक वॉक भी नहीं करता, लाइक बोलता नहीं कि मैं अंदर आ जाऊँ या क्या आ सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता, सीधे चला आता है वहाँ पे। अभी वो आकर चुपचाप जो एक जगह थी वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और उसके पीछे ही, लाइक उसके सामने से जो अपना वैन केसिंग था उसकी पीठ थी अभी शिशु की तरफ, वो वहाँ पर जो कपड़े थे उन्हें सेटल कर रहा था। अभी जो शिशु था वो कुछ बोलता नहीं है, बस वैन को देखे जा रहा होता है। अभी जो वैन होता है वो स्माइल करता है और कहता है मैंने आपसे कहा था ना आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। अभी जो वैन होता है उसका हाथ शिशु पकड़ता है, उसे अपनी तरफ करता है और उसे हक कर लेता है। अभी जो शिशु होता है उसके से हक करने से जो अपना वैन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर उसे बैकअप करता है। अभी कुछ देर तक दोनों ऐसे ही चुपचाप खड़े रहते हैं। अभी फिर वैन केसिंग शिशु से अलग होता है और शिशु के थोड़े से बिखरे हुए बाल थे उसे साइड करता है और कहता है देखा, सही चीज़ सही जगह पहुंच जाती है, चाहे कोई कितना भी अड़भंगा डाल दे। अभी शिशु स्माइल करता है और कहता है सही कहा, सही चीज़ सही जगह पहुंच ही जाती है। अभी शिशु कहता है घर पे सब कैसे हैं? अभी ये वैन कहता है सब अच्छे हैं, बस आपको बहुत याद करते हैं, बस ये जंग का काम जल्दी ख़त्म हो फिर मैं आपको घर लेकर लौटूँ, सब आपको देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अभी शिशु कहता है सब मुझे याद करते हैं और क्या आप उन सब में शुमार हैं? अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है अभी जंग के बारे में सोचिए, जंग से लौटने के बाद आपके पास बहुत समय होगा, विस्तार से सोचिएगा इस बारे में। फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है, शुभ रात्रि। और ये कहकर वो बेड पे आके लेट जाता है। अभी शिशु से देखता रहता है, फिर कहता है शुभ रात्रि और वो फिर वहाँ से चला जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको प्रॉमिस इन पीसेस के लास्ट एपिसोड में। या गाइस, वी आर हियर, वी आर फाइनली हियर।
अब इस फैन फिक्शन का लास्ट एपिसोड ही बाकी है एंड आई नो ये एपिसोड थोड़ा सा चीज़ था, लेकिन अब क्या करूँ, स्टोरी को ख़त्म करना है तो जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनके साथ साथ इनको भी तो चलाना होगा ना। सो दैट्स वाई दिस एपिसोड वाज सो चीज़ी। सो अगर आपको उतना पसंद नहीं आया तो आई एम सॉरी, बट अब तो इसका लास्ट एपिसोड है। सो बस इसका लास्ट एपिसोड में पोस्ट कर दूँ एंड उसमें मैं कोई गलती ना करूँ, सब कुछ अच्छे से हो जाए एंड ये जो फैन फिक्शन है ये अच्छी तरह से फिनिश हो जाए 20 तारीख से पहले। पर मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आई नो कि बहुत लेट आ रही है ये फैन फिक्शन, लेट आई, मैं इसकी अपडेट लेट ला रही हूँ। सॉरी मैं बोलने में भी गलती कर रही हूँ। सो मैं बस चाहती हूँ कि इसका ये जो अपडेट है ना ये 20 तारीख से पहले आ जाए एंड ये फैन फिक्शन खत्म हो जाए ताकि मैं अपनी बाकी फैन फिक्शंस पे भी फोकस कर पाऊँ। सो फिलहाल मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है एंड अब हम मिलते हैं प्रॉमिस इन पीसेस के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल, बाय।